हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीटीबीसी साइंस के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सारे फैक्ट को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसे देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो वीडियो है वो आपका चाहे बिहार शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम में जहां साइंस पूछा जाता है उन सभी के लिए ये लाभदायक होगा। अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 1, चैप्टर 2। आज हम लोग जो है चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले जो है पिछले क्लास से में जो आपको बताया गया था उससे एक क्वेश्चन है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु निम्नलिखित का अभाव होता है। ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। और इस तरीके से और भी जो क्वेश्चन है आप उन्हें भी जाके वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अगर बात करें आज के इस चैप्टर का, तो आज का जो चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक, मतलब फाइबर से क्लॉथ तक का जो सफ़र है वो कैसे पूरा होता है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें इसकी, तो बोला ये जाता है कि मनुष्य जो है अपने शरीर को ढकने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉथ या वस्त्र कहते हैं। और इसका एक बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। पहले क्या होता था कि प्रारंभ में लोग जो पेड़ थे उसके छाल वगैरह का यूज करते थे, उसके पत्ते यूज करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। फिर इसके अलावा वो जंतुओं के छाल का भी यूज करते थे। और जैसे जैसे जो है सभ्यता का विकास हुआ, कृषि व्यवस्था हुई, लोग एक साथ रहना शुरू किए, तो वो लोग क्या किए, जो कृषि के सह उत्पाद थे उसे जो है यूज करने लगे अपने कपड़ों के रूप में। जैसे कपास का यूज करने लगे। इसके अलावा फिर जो है आप इस मूर्ति को अच्छे से पहचानते होंगे। यह जो मूर्ति है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, ठीक है। और इस मूर्ति के बारे में बोला जाता है कि ये जो है एक पुजारी की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इस मूर्ति को भी अगर आप देखें तो ये एक तरीके का कपड़ा जो है अपने ऊपर रखे हुए हैं। और आपको मालूम होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो कपास के प्रमाण पत्र में प्रमाण मिलते हैं, वहाँ पे कपास उपजाया जाता है। तो वहाँ पे एक अच्छी इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप थी। और वो लोग ऊन का और कपास का दोनों का यूज करते थे। तो धीरे धीरे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती है वैसे जो है इस जो वस्त्र उद्योग है उसका विकास होता है। अब हम लोग जो है इस चैप्टर में यही जानेंगे कि ये वस्त्र आखिर बनते कैसे और कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें हेल्पफुल होती है। सबसे पहले अगर बात करें क्लॉथ की, तो वो बनता है धागे से। और ये धागा जो है वो बनता है तंतु या फाइबर से, ठीक है। और ये फाइबर जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक जो फाइबर हमें प्लांट से मिले, दूसरा जो एनिमल से मिले, और तीसरा जो मैनमेड हो, जो केमिकल से जो है बनाया गया हो। तो इस 3 तरीके के जो है फाइबर होते हैं। इन दोनों को जो पादप से और जंतु से मिलते हैं, इन्हीं जो है हम लोग कंबाइंड रूप से प्राकृतिक बोल देते हैं कि ये जो है प्राकृतिक फाइबर है, ठीक है। और बाकी जो है ये मैनमेड हो गया। अब इसी को आगे बताया गया है कि प्राकृतिक फाइबर कौन कौन होते हैं। जैसे आपका सूत हो गया, जूट है, ये दोनों क्या है कि प्राकृतिक है। सूत जो है किससे आपको प्राप्त हो जाता है, ये आपका कपास से प्राप्त हो जाता है। और वही जूट जो है, जूट की खेती होती है या पटसन भी इसे बोलते हैं। जबकि अगर बात करें रेशम की, तो ये रेशम कीट के द्वारा प्राप्त होता है। और ऊन जो है वो भेड़, ऊँट, बकरी इत्यादि के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये सारे क्या हो गया, ये दोनों जो है हमारे वो प्राकृतिक फाइबर हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कुछ वस्त्र तंतु पौधे व जंतुओं से प्राप्त होता है, और इन्हें ही क्या बोला जाता है, प्राकृतिक तंतु या प्राकृतिक फाइबर बोला जाता है। इसके अलावा आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो केला के पत्ते, उसके तने, वास, ये सब के भी जो है वो फाइबर यूज किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें मैनमेड फाइबर की, तो उसमें जो है वो केमिकल के थ्रू जो है एक फाइबर का निर्माण किया जाता है। और ये उसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेयॉन, ये सब भी जो है वो आपका मैनमेड फाइबर है।
और आजकल जो वो प्लास्टिक जो हम लोग डेली यूज करते थे उसका भी यूज किया जा रहा है फाइबर बनाने में। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसे हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया मानव निर्मित तंतु का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है पॉलिस्टर, नायलॉन, जूट या एक्रिलिक। दोस्तों जहाँ भी आपको इस टाइप के वर्ड हो आप उसे जो है ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको जो है गलत करा सकता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पूछा गया कौन उदाहरण नहीं है, तो पॉलिस्टर तो मैनमेड है, नायलॉन मैनमेड है, एक्रिलिक भी मैनमेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूट। अगला है एक्रिलिक किस प्रकार के तंतु का उदाहरण है। ऑप्शन है पादप, जंतु, मानव निर्मित या प्राकृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव निर्मित। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूछा गया है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, तो इसमें तो आपने जूट लगा लिया, लेकिन अगर ये आपको सही ढंग से मालूम ना हो कि एक्रिलिक है क्या, तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए जो है एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है पॉलिस्टर, नायलॉन, तो ये सब तो कॉमन है, ये तो सब लोग जानते हैं। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो थोड़ा उस टाइप का पूछा जाएगा जो ज़्यादा फेमस नहीं है। तो एक्रिलिक जो है एक मैनमेड फाइबर है। आगे पूछा गया कि कपास और जूट कौन सी फसल है, पहाड़ी, रबी, जायद और खरीफ। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है रबी और खरीफ, जायद क्या होता है इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि कपास और जूट ये कैसा फसल है। ये जो एक खरीफ फसल है, ये जून जुलाई के मंथ में बोया जाता है और सितंबर लास्ट या जुलाई के मंथ में जो है इसे की कटाई की जाती है। आगे पूछा जा रहा है कपास के किस भाग से रुई प्राप्त होती है, फूल, फल, तना या छाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल। कपास के फल से जो है वो रुई प्राप्त होती है। अगला है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, लाल, लैटराइट, काली या चिकनी मिट्टी। तो इसका सही आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो नमी धारण करने की क्षमता है वो अधिक होती है, और नमी धारण करने के कारण जो है इसे कपास की खेती को उपयुक्त मात्रा में पानी की पूर्ति हो जाती है। अगला पूछा जा रहा है कपास की खेती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है, तो ये सही है। कपास की खेती के लिए गर्म जलवायु उपयुक्त माना जाता है, ये भी सही है। कपास एक कपास से रुई उसके फल से प्राप्त होता है, ये भी सही है। यहाँ पे गलत क्या होगा कि कपास एक रबी फसल नहीं बल्कि एक खरीफ फसल है। तो उम्मीद है कि आपको जो है इसका सही आंसर पता चल गया होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अब इसी को अगर हम लोग देखें तो यहाँ लिखा गया कि कपास जो है वो काली मिट्टी और गर्म जलवायु में उपयुक्त मानी जाती है। कपास के पौधे जो है वो कपास के फूल से जो है वो विकसित होते हैं। ठीक है, रुई कहाँ से बनती है, तो इसके जो फूल है वहाँ से रुई प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं ये कपास का पौधा है, और ये जो उसका फल है, सॉरी उसका जो फूल से ये प्राप्त होता है, मैंने पिछले हाँ इसको आप सही कर लीजिएगा। कपास के किस भाग से रुई प्राप्त होता है, ये फूल से प्राप्त होता है। तो ये जो फूल लगते हैं इसी फूल से जो है ये डेवलप हो के एक गोला का रूप ले लेता है, और उस गोलक को क्या बोलते हैं, कपास गोलक, और उस गोलक से ही ये रुई को निकाला जाता है। एक प्रोसेस भी होता है, हम लोग उससे डिस्कस करेंगे। आगे पूछा जा रहा है कपास के रेशा को उसके बीजों से अलग करना क्या कहलाता है, बुनाई, कटाई, गुथाई या ओटाई। तो इसका सही आंसर होगा ओटाई। ये जो फूल होते हैं इन फूलों को जो है जो मतलब रुई बन जाता है, रुई का गोला बन जाता है, कपास गोलक, उन गोलक को जो है उससे अलग करना, कपास को बिनोलों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, कपास को ओटना। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है बिनाई, बुनाई, कटाई या बुनकारी। तो इसका सही आंसर होगा कटाई। रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहा जाता है। आगे पूछ रहा है कि 1854 में भारत के किस राज्य में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी, मद्रास, बंगाल, पटना या बॉम्बे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। बॉम्बे में जो 1854 भारत की पहली कपास मिल स्थापित की गई थी। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे जो बाकी के ऑप्शन है अगर आप उनको देखो तो यहाँ पे एक है बिनाई और दूसरा है बुनाई। तो हम लोग तो रेशे से धागा बना लिए, अब धागे से जो है वस्त्र जो बनाना है उसका भी दो विधि होता है, एक होता है बुनाई और दूसरा होता है बंधाई। बुनाई क्या होता है, बुनाई में जो है वो बुनाई में क्या है कि दो धागे यूज होते हैं। ठीक है, दो धागे जो है वो यूज होते हैं बुनाई के लिए, और जो बिनाई है
बंधाई, बंधाई में क्या है कि वो एक धागा को यूज किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बंधाई का आपका एग्जांपल होगा स्वेटर वगैरह, स्वेटर हो गया, मौजा हो गया, ये सब में जो है एक धागे का यूज किया जाता है। बाकी और जो कपड़े हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो चेक शर्ट होता है या चेक पैंट होता है, वहाँ पे आप देखते हो कि अलग अलग टाइप के दो धागे यूज होते हैं। तो आप उसे ध्यान में रखिएगा कि वो जो है एक तरीके का बुनाई है। ठीक है। और एक और फैक्ट है कि जो कपास है, कपास क्या होता है, वो सेल्यूलोज होता है, और जिसके कारण ही जो ये काफ़ी मजबूत होता है। इस का जो धागा होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत, चीन, अमेरिका, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है वो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये लगभग जो है वो 28% कपास का उत्पादन करता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है वो 24% उत्पादन होता है कपास का। अमेरिका में जो है 16% के आसपास कपास का उत्पादन किया जाता है, 13% के आसपास। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है सबसे अधिक कपास होता है, उसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना का स्थान आता है। अगला है, जूट या पटसन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तना, जड़, फल या फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तना। तना के द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो है पटसन या जूट का एक खेती है। जब ये सूख जाता है, मतलब ये परिपक्व हो जाता है, तो इसे काट के पानी में डाल दिया जाता है। पानी में सड़ने के बाद जो है कुछ इस टाइप के वो रेसे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उसी रेसे को जो है वो प्योरीफाई करके इस टाइप का जूट प्राप्त कर लिया जाता है। आपने देखा होगा जूट का बोरा होता है, या फिर जूट के आजकल बहुत सारे हस्तशिल्प का निर्माण भी किया जा रहा है। आगे पूछा जा रहा है, भारत में पटसन का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जो है वो जूट उत्पादन होता है। अगला है, विश्व में पटसन जो है का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद भारत का स्थान आता है। अगला है कि बिहार के किस जिला समूह में पटसन मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये उगाई जा रही है। कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल और दरभंगा, इन जिलों में जो है पटसन उगाई जाती है। इसके अलावा एक जिला है पूर्णिया। पूर्णिया में भी जो है वो काफ़ी मात्रा में पटसन की खेती की जाती है। तो अगर यहाँ हम ऑप्शन को देखें तो एक ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन में बांका है। तो बांका जो है इसका बांका में उत्पादन नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर यहाँ आप देखें तो गोपालगंज, गोपालगंज में जो है वो इसकी खेती नहीं की जाती है। फिर कटिहार, मधेपुरा, छपरा, छपरा में भी जो है वो जूट का उत्पादन नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और सुपौल। अगला है, बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया। तो आप देख सकते हो इन सभी ऑप्शन में सभी जो जिले हैं उन सभी जिलों में आपका एक पूर्णिया है जहां जो ऑप्शन में है। इसका सही आंसर पूर्णिया हो जाएगा। और ये जो है बीपीएससी में पूछा गया था, 63rd बीपीएससी में। उसी टाइप से एक और पूछा गया है बिहार कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में कि जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? बेगूसराय, अररिया, पटना, पूर्णिया। तो इसका सही आंसर होगा पूर्णिया। पूर्णिया में जो है वो जूट का उत्पादन किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या एक जी प्रोटीन नहीं है? यहाँ भी पूछा जा रहा है नहीं है। जी प्रोटीन नहीं है मतलब क्या, कि वो पादप प्रोटीन है। रेशम को अगर देखें तो ये रेशम कीट के द्वारा प्राप्त किया जाता है, अर्थात एक जी प्रोटीन है। दूध जो है ये आपका गाय और बकरी के द्वारा, तो ये भी एक जीव प्रोटीन है। फिर अगर बात करें ऊन की, तो ऊन भी जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि भेड़, बकरी इत्यादि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दाल। दाल जो है वो आप का क्या है, पादप प्रोटीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर ऊन की बात करें तो ऊन जो है एक केराटिन नामक प्रोटीन से प्राप्त होता है। अगला है कि निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त किया जा सकता है? एक समूह दिया हुआ है जानवरों का, उसमें बताना है कि कौन जो है सही है। ऑप्शन है भेड़, ऊँट, याक, भेड़, बकरी, गाय के बाल, खरगोश, बकरी, भालू के बाल, या बकरी, घोड़ा और भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर बात करें यहाँ पे तो घोड़े के बाल से ऊन नहीं प्राप्त किया जाता है, भालू के बाल से ऊन नहीं मिलता है, वहीं अगर गाय का बाल देखें तो इससे भी ऊन नहीं मिलता। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। भेड़ से तो ऊन प्राप्त होता है, ये सब जानते हैं। ऊँट भी जो है वो ऊन का एक स्रोत है, और याक जो है ये आपका पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है, और इससे भी जो है वो ऊन प्राप्त किया जाता है। आप अगर ऑप्शन में देख के पहला जो पेज था वहाँ पे भी एक बताया गया था कि किससे जो है ऊन प्राप्त होता है। तो ऊन के बारे में बताया गया है कि ये भेड़, ऊँट और बकरी से प्राप्त होता है। तो ऊँट जो है इसका एक सही ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक प्रजाति है बैक्ट्रियन ऊँट, उससे जो है वो ऊन प्राप्त किया जाता है। तो आप इस ऊँट की प्रजाति को भी ध्यान में रख सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़, बकरी, खरगोश या याक? तो इसका सही आंसर होगा बकरी। पश्मीना जो बकरी है वो आपका तिब्बत का जो एरिया है, तिब्बत और कश्मीर, ये वाले क्षेत्र में जो है ये पहाड़ी बकरी पाई जाती है पश्मीना, और उसी के ऊन से जो है उससे ऊन जो प्राप्त किया जाता है उसको बोला जाता है पश्मीना ऊन। अगला है अंगोरा ऊन किस जानवर के बाल से प्राप्त होता है? भेड़, बकरी, खरगोश या याक? तो इसका सही आंसर होगा खरगोश। खरगोश के बाल से जो है वो अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछा जाने वाला है, पश्मीना ऊन और अंगोरा ऊन, तो इसे आप ध्यान में रखें। अगला एक निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक फाइबर है? अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो आपका क्या था? प्राकृतिक था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है कि कौन सा प्राकृतिक फाइबर है? तो नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक या कपास? तो ये सारे क्या है? ये आपके मैनमेड है, मानव निर्मित है, जबकि कपास जो है वो आपका प्राकृतिक है। फिर पूछा जा रहा है किस प्रकार का प्राकृतिक रेशा सन के पौधे से प्राप्त होता है? रेशम, जूट, ऊन या लिनन? लिनन या फिर आप इसे लेनिन के नाम से भी लेनन के नाम से भी जानते होंगे, लेनन का कपड़ा होता है। तो वो जो है किससे प्राप्त होता है? सन के पौधे से प्राप्त होता है। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर मतलब जो केमिकल के थ्रू बनाया गया है। तो रेशम, ऊन, रेयॉन या गांजा? तो रेयॉन जो है वो आपका सही आंसर होगा, वो सिंथेटिक फाइबर है या मैनमेड है। गांजा भी जो है, गांजा से भी जो है रेशे प्राप्त की जाती है, और उससे भी जो है वो कपड़ा तैयार किया जाता है। आगे रेशम कीटों के कोकून से रेशे प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है ओटाई, बुनाई, फेल्टिंग या सेरीकल्चर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। रेशम जो कीट है तो उनके जो लार्वा होते हैं वो कोकून होते हैं, और उनसे जो रेशा प्राप्त करने का प्रोसेस है वो हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। लेकिन रेशम कीटों के कोकून से रेशे निकालने के बाद उससे धागा निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है ओटाई, बुनाई, फेल्टिंग या सेरीकल्चर? तो इसका सही आंसर होगा फेल्टिंग। फेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है रेशा निकालने के बाद उसके धागे से जो है रेशम निकालने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो और यही इसमें बताया भी गया है कि कोकून से रेशम निकालने के बाद उससे धागे बनाने की जो प्रक्रिया है वो रेशम की रीलिंग कहलाता है, और रीलिंग का ही जो दूसरा नाम है वो आपका फेल्टिंग है। देखते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन फाइबर सिंथेटिक है? तो ये हम लोगों ने देख लिया कि रेयॉन जो है इसका सही आंसर है। आगे पूछा जा रहा है कौन सा फाइबर अपने नमी सोखने वाले गुणों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन या कपास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास क्या है कि वो आपका सेलुलोज का बना होता है, और एक कपास का जो धागा होता है वो 20 से 30 जो है वो छोटे छोटे के फाइबर मतलब पतले फाइबर से बना होता है। तो ये जो है क्या करते हैं, ये नमी को ज़्यादा अच्छे से सोख लेते हैं। अगला एक कपड़ा बनाने के लिए धागों के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? घूमना, बुनाई, फेल्टिंग या बुनाई? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बुनाई होता है उसमें क्या होता है, दो धागे का यूज होता है, और जो बंधाई होता है, बंधाई में जो है एक धागे का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे कि आमतौर पर कालीन और गलीचे बनाने के लिए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एक्रिलिक, लिनन, रेशम या गांजा? तो इसका सही आंसर होगा
इसका हो जाएगा आपका एक्रिलिक। ऐसे जो है कालीन बनाने के लिए नायलॉन का यूज किया जाता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो है उसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप अगर आप देखें तो एक्रिलिक का भी यूज जो है नायलॉन ये कालीन बनाने के लिए किया जाता है। आगे पूछा जा रहा है कौन सा फाइबर अपने इंसुलेशन गुणों के कारण आमतौर पर सर्दियों के गर्म कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, रेशम, कपास, ऊन या लिनन। तो इसका सही आंसर है ऊन। ऊन का यूज जो है वो सर्दी में कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है और ये इंसुलेशन का गुण रखता है। अभी मैंने बताया कि एक जो कपास का धागा होता है वो 20 से 30 फाइबर का बना होता है और छोटे मतलब पतले तंतु का बना होता है, तो इसलिए वो जो है एक इंसुलेशन का गुण उसमें आ जाता है। आगे पूछा जा रहा है कौन सा फाइबर अपनी उच्च लोच के लिए जाना जाता है और अक्सर खेलों में उपयोग किया खेल के कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, कपास, ऊन, लाइक्रा या रेशम। तो लाइक्रा जो है एक उच्च आप क्वालिटी का बोल सकती है, जो कि ज़्यादा इलास्टिक होता है और इसलिए इलास्टिक होने के कारण ही जो है इसका यूज किया जाता है खेल के कपड़े बनाने के लिए। अगला है कि कौन सा पौधा लिनिन या लिनिन फाइबर का स्रोत है, पीपल, बांस, फ्लैक्स प्लांट या कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लैक्स प्लांट। इसी को जो है हम लोग बोल रहे थे सीन, सीन का जो है ये होता है, सीन नहीं, सन का जो आप सुनते होंगे सन नाम, तो सन का डंठल जो होता है तो उसी से जो है वो लेनिन फाइबर का ये बनाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक तरीके का, जिस तरीके से जूट का प्रोसेसिंग होता है वैसे ही कुछ इस तरीके से ये लेनिन के कपड़े बनाने का प्रोसेस होता है सन के द्वारा, या फिर दूसरा नाम है इसका फ्लैक्स प्लांट। तो अब बुक में जो है इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न दिए हुए थे, उसे देख लेते हैं। पूछा गया है वैसे वस्तु जो पौधे और जंतु से प्राप्त होते हैं क्या कहलाता है। तो ये जो है हो जाएंगे आपके प्राकृतिक तंतु। मानव निर्मित तंतु क्या होता है, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सारे जो है मानव निर्मित तंतु है। बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा। तो इन तीनों जिलों में जो है जूट अधिक उपजाया जाता है और इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा। ऐसे ही कटिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया ये कटाई कहलाती है। आगे धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बुनाई, बंधाई, बुनाई या बंधाई। तो इसका सही आंसर होगा बुनाई और बंधाई। हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरीके होते हैं जिससे जो है धागे से वस्त्र बनाया जाता है। तो ये जो है इस वीडियो में इतना ही था। आगे जो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ अगले जो चैप्टर है उसको लेके। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस का PDF पाने के लिए जो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप आ सकते हैं और वहाँ पे जो है मैं रेगुलर बेसिस पे PDF शेयर करते रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।